बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, और पॉलीमरेज एकदम क्लियर था। फाइनली हमने इसके बाद बात की थी वेक्टर। वेक्टर मैंने बताया था इट इज अ मॉलिक्यूलर व्हीकल, और मॉलिक्यूलर व्हीकल की बात करते हैं तो जो वेक्टर वो होता है जो डीएनए को, ठीक है, होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वेक्टर होता है। ठीक है, तो वेक्टर वाली बात भी क्लियर होगी। ठीक है, वेक्टर में कोई डाउट नहीं होगा। पर वेक्टर पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखो दो जगह से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से होती है, आप बोलोगे एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और दूसरे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है कहां से, वेक्टर से। तो दो बहुत अच्छी तरीके से रखना दिमाग में, एक वेक्टर जिसमें मैंने आपको, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस के बारे में बताया था, किस तरीके से हम, ठीक है, कह सकते हो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वेक्टर का काम करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डिटेल हम बता चुके हैं आपको भी, कैसा है, क्या है भाई, क्लासिफिकेशन क्या है, फर्स्ट कौन सा था, किस तरीके से क्लासिफाई किया, एंडो क्या होते हैं, एक्सो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, टाइप 2 ही क्यों यूज करते हैं, ये सारे कॉमन बेसिक्स जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा, होना चाहिए क्लियर ये एकदम। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हाँ थोड़ा रिवीजन में ले लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दी थी, और प्रोसेस के अंदर भी हमने अगर बात करते हैं तो आज का भी गोल ही हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस के अंदर हमने कुछ स्टेप्स बताए थे आपको, उन स्टेप्स की अगर बात करते हो, नंबर 1 स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, नंबर 2 स्टेप क्या था, फ्रेगमेंटेशन। भाई पहले तो आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, ठीक है, फिर उसको फ्रेगमेंटेशन करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे उसको। ठीक है, फाइनली आप क्या करोगे, जब आपका डीएनए कट हो जाएगा तो उसमें कोई ना कोई एक पीस ऐसा भी तो होगा जिसमें आपका कह सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी वो जीन हो जिसका आपको रिकॉम्बिनेशन बनाना हो। ठीक है, तो उस जीन को आइसोलेट भी करोगे आप। ठीक है, भाई एलियन डीएनए भी कह सकते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, या वो डीएनए भी कह सकते हो, ठीक है, जो आप रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हो या जिससे प्रोडक्ट लेना चाहते हो। ठीक है, तो वो किसी ना किसी एक फ्रेगमेंट में होगा, तो उस फ्रेगमेंट को सेपरेट करना जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बाद। पहले आप क्या करने वाले हो, फ्रेगमेंटेशन के बाद आइसोलेशन करने वाले हो, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से डीएनए को क्या करोगे आप, आइसोलेट करोगे। देन आफ्टर क्या करने वाले हो, एम्प्लीफिकेशन। भाई एक डीएनए से टुकड़े से तो काम बनेगा नहीं, उसको आप एम्प्लीफाई करोगे, मल्टीपल कॉपी बनाओगे उस डीएनए की। तो मल्टीपल कॉपी बनाने की जो मैकेनिज्म है उसी को बोलते हैं क्या, ठीक है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। जब आपके पास वो आपका डिजायर्ड डीएनए बहुत सारी मात्रा में एम्प्लीफाई हो जाएगा, बहुत अमाउंट में आपको मिल जाएगा, तब जाकर के आप रिकॉम्बिनेंट बनाओगे, और उस रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफॉर्मेंट बनाओगे, फिर उस ट्रांसफॉर्मेंट को बड़े अमाउंट में कल्चर कराओगे। जब कल्चर कराओगे उस ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है, बड़े अमाउंट के अंदर, तब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप आइसोलेट करोगे, प्यूरिफाई करोगे, इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर आप रिकॉम्बिनेंट बनाने का काम करोगे, ठीक है, उस रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बनाने का मतलब वेक्टर के संग जोड़ना। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आप उसको कल्चर कराओगे एक बड़े से सिस्टम के अंदर। तो ये सारे स्टेप प्रोसेस के अंदर आते हैं। यानी मान लो आपको सब कुछ दे दिया जाए, ठीक है, फिर आप किस तरीके से सिस्टम को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो सारे के सारे हाई एनर्जी के साथ, ठीक है, एक्टिवेटेड हैं। हाँ बेटा बिल्कुल फाइन हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने बताया ना, छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से कुछ क्लास आपकी मिस हो गई। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, अब सब कुछ ओके है। ठीक है, मतलब मैं यही कहता हूं कि मेरे संग इतनी सारी एनर्जी जुड़ी हुई है, मतलब आप सब एक एनर्जी की फॉर्म हो। ठीक है, उस एनर्जी की कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन से मतलब पॉजिटिव रहता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी, बच्चों की पॉजिटिव जो चीजें होती हैं उससे बस बच गए। ठीक है, तो जो आपके सामने है, तो एक्सीडेंट तो बड़ा था पर वो छोटे से में कन्वर्ट हो गया, मतलब कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। ठीक है, बस थोड़ा बहुत तो चोट आती है, खैर कोई नहीं, बट यही है कि बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन बचा ही लिया। ठीक है, चलो खैर कंटिन्यू करते हैं।
तो इतना क्लियर है बेटा। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और आज इस चैप्टर को एकदम बिल्कुल फिनिश करेंगे, यानी लास्ट तक तो क्लियर है। आइसोलेशन वाला पार्ट में रिवीजन में ले लेता हूं, ठीक है। तो आइसोलेशन वाले पार्ट में, आइसोलेशन से पहले हमने बात की थी, अच्छा हमने कुछ टेक्निक्स बताए थे, जिसमें एक उसको भी रिवीजन में ले लेते हैं। हमने बात की थी कि अगर रिकॉम्बिनेंट बना लेते हो तो उस रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफर कैसे करोगे। भाई एक कॉमन तरीका तो क्या है, ठीक है, अगर आपको प्लांट में एंटर करना है तो आप क्या यूज करोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, पर शर्त है, एक रिस्ट्रिक्शन है उसमें भी, क्या आप डाइकॉट प्लांट में तो एंटर कर सकते हो। कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा भी था सर डाइकॉट क्या होता है, ठीक है, तो कोई नहीं, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट होते हैं। अगर आप किसी भी प्लांट के सीड को, ये सिंपल तरीका है छोटे बच्चों को समझाने वाला, पर आपको समझा देते हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं इसलिए। अगर आप किसी प्लांट के सीड को अपने हाथ में लेते हो और उसको इस तरीके से कर दो, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर ये छोटे बच्चों को समझाने वाली ट्रिक है, तो आप तो बड़े हो खैर फिर भी, ठीक है, मैं फिर भी छोटे बच्चे की तरह समझा देता हूं आपको। अगर किसी भी सीड को 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो आप, समझ लो वो प्लांट डाइकॉट है। और अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, यानी वो सीड डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो मोनोकॉट है। इस तरीके से हम छोटे बच्चे को समझाते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में डिफरेंस, ठीक है। तो समझ गए होगे, जैसे राइस है, राइस मोनोकॉट हो गया, मोनोकॉट का मतलब है 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होते सीड, ठीक है। अब इसके अलावा जो जैसे पल्स, ठीक है, पल्सेस हुए और जो भी चीजें हुई उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो जिनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो डाइकॉट, और जिनको नहीं कर सकते हो मोनोकॉट। तो ये शर्त थी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डाइकॉट में एंटर कर सकता है, मोनोकॉट में नहीं, तो ये रिस्ट्रिक्शन थी। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हमने बताया आपको जीन गन का फॉर्मेशन किया, एक ऐसी गन जो आपके वेक्टर को प्लांट सेल में लेकर के जा सकती है। तो अब कैसे लेके जाएगी, तो जीन गन के अंदर हम कुछ पार्टिकल्स यूज करते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हो फॉस्फेट की वजह से। तो अब गोल्ड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, टंगस्टन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब टंगस्टन या गोल्ड के साथ अपने रिएक्टर को मिक्स करोगे, या उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करना बोलते हैं, प्रोसेस करोगे, देन अगेन उसको जीन गन की हेल्प से प्लांट सेल में इंसर्ट कर दोगे। ऐसे ही एनिमल सेल के अंदर आप रेट्रोवायरस यूज कर सकते हो, एक तरीका तो यह है। पर अगर जहां रेट्रोवायरस यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, माइक्रो इंजेक्शन टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल केस में, बैक्टीरिया के केस में आपको एंटर कराना है, बैक्टीरियोफाज यूज कर सकते हो। पर अगर बैक्टीरियोफाज यूज नहीं हो रहा तो आप कैल्शियम और हीट शॉक ट्रीटमेंट के थ्रू भी बैक्टीरिया के अंदर अपने वेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने बताए थे आपको, ठीक है, किस तरीके से आप किसी भी होस्ट को ट्रांसफॉर्म में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करके मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट कर सकते हो। तो ये टेक्निक एकदम क्लियर थे। हीट शॉक ट्रीटमेंट देना है, कैल्शियम के साथ देना है, कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए आपका जो भी वेक्टर है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे 42 डिग्री सेल्सियस, फिर आइस, फिर 42, फिर आइस। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल जो वॉल होती है उसकी, वो क्या हो जाएगा, उसका पोर साइज बढ़ जाएगा, और तुरंत ही क्या हो जाएगा, जब बैक्टीरिया की वॉल का पोर साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें एंट्री आसानी से हो जाएगी कैल्शियम की। कैल्शियम की एंट्री होगी तो ऑटोमेटिकली आपके वेक्टर की भी एंट्री हो जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स थे। फिर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को कैसे आप आइसोलेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, भाई डीएनए को कहां से आइसोलेट करना है, प्लांट से आइसोलेट करना है, ठीक है, एनिमल सेल से आइसोलेट करना है, बैक्टीरिया से आइसोलेट करना है, फंगल सेल से आइसोलेट करना है, तो पहले पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया है, हम लोग लैब में करते थे, बैक्टीरिया है, तो आज बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट करना है, तो पहले बैक्टीरिया को आप कल्चर में ग्रो करोगे, ठीक है, एक बड़े से कल्चर फ्लास्क लोगे, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करोगे, 24 आवर के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाएगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ आ जाएगी तब आप क्या करोगे, उस बैक्टीरिया की वॉल को रप्चर करोगे, तभी तो डीएनए बाहर आएगा। तो बैक्टीरिया यूज कर रहे हो तो बैक्टीरिया की आप, ठीक है, आउटर लेयर को हटाओगे, प्लांट सेल यूज कर रहे हो तो प्लांट की वॉल को हटाओगे, एनिमल सेल लोगे तो एनिमल की आउटर लेयर को हटाओगे, ऐसे ही फंगल सेल लोगे तो उसके लिए क्या यूज करोगे, एंजाइम्स। तो मैंने बताया था एनिमल सेल और बैक्टीरिया के लिए आप लाइसोजाइम यूज करोगे, प्लांट सेल के लिए आप सेल्यूलेज यूज करोगे, एनिमल, ठीक है, प्लांट सेल हो गया, फंगस के केस में आप काइटिनेज यूज करोगे। तो ये काइटिनेज, सेल्यूलेज, ठीक है, लाइसोजाइम, इट इज एंजाइम, ठीक है, जो उसकी वॉल को रप्चर करके डीएनए को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो आप ये एंजाइम अप्लाई कर दोगे जो भी सेल आप यूज कर रहे हो, जिससे सेल क्या हो जाएंगी, सारी सारी रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होने से क्या होगा, जो भी डीएनए आरएनए कुछ है सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब उसके अंदर आप चाहते क्या हो, भाई उसमें डीएनए भी है, उसमें आरएनए भी है, उसमें सेल के प्रोटीन कंपोनेंट भी है। तो आप पहले क्या करोगे, डीएनए और
तो आप चाहते हो आइसोलेट, अगर आरएनए चाहते हो तो डीएनए में लाओगे, बट अभी तो डीएनए आइसोलेट कर रहे हो ना, तो डीएनए आइसोलेट कर रहे हो तो आप ठीक है राइबोन्यूक्लियेज या आरएनएज एंजाइम उसमें इनबिल्ड कर दोगे, साथ में उसमें प्रोटीएज भी डालोगे, तो जितने भी आरएनए और प्रोटीन्स होंगे उनके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, डिग्रेडेशन हो जाएगा उसका, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, जब उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रॉपरली डिग्रेडेशन हो जाएगा, तब क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर जब आप सेंट्रीफ्यूग करोगे तो प्रोटीन की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, एक लेयर्स के अंदर डीएनए की बन जाएगी, एक लेयर्स के अंदर आरएनए की बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, डीएनए की लेयर को अलग सेपरेट कर लोगे, आरएनए और प्रोटीन की लेयर्स को अलग कर लोगे, ठीक है, यानी डीएनए आप प्यूरिफाई कर लोगे, डीएनए की लेयर को आप प्यूरिफाई करके अलग कर लोगे, ठीक है। फाइनली अब डीएनए को आप ठीक है नेकेड आई से विजुलाइज करना चाहते हो, तो क्वेश्चन आता है क्या मिक्स करोगे उसमें, चील्ड इथेनॉल। चील्ड इथेनॉल डालते ही उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, जो इनविजिबल था वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है, एक लेयर्स की फॉर्म में। उस प्रेसिपिटेट को लूप की हेल्प से निकालोगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे। आप समझना मेरी बात। तो डीएनए आपको मिल गया, ठीक है, तो डीएनए आपको मिल गया तो पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले आप जिस सेल से डीएनए आइसोलेट करना है उस सेल को कल्चर में ग्रो करोगे, ठीक है, पहली बात। फिर उसकी वॉल को ब्रेक करोगे, दूसरी बात, उसके लिए एंजाइम यूज करोगे। थर्ड आपको क्या करना है, अगर डीएनए आइसोलेट करना है तो आरएनए और प्रोटीन के ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे, डाइजेस्ट करना पड़ेगा उसको, तो वो एंजाइम मिक्स करोगे, ठीक है। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू आप सारी लेयर्स को अलग अलग करके डीएनए को प्यूरिफाई कर लोगे। फिर डीएनए को विजुलाइज करने के लिए क्वेश्चन आता है क्या यूज करते हैं, चील्ड इथेनॉल डाल के उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और प्रेसिपिटेट आते ही आपको डीएनए मिल गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैं करा चुका था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब क्या करना है, उस डीएनए में आपका डिजायर्ड यानी इंटरेस्टेड, सपोज इंसुलिन आप बनाना चाहते हो तो इंसुलिन का जीन होगा उस डीएनए के अंदर। आप समझ गए ना। तो अब हम सेकंड स्टेप लेके चल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्योंकि पूरे डीएनए को तो आप रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाओगे ना, आपको उस जीन को ढूंढना है जिसमें, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट का जीन है, ठीक है, तो फ्रेगमेंट करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए किस फ्रेगमेंट में आपका जीन है। वो स्टडी ऑलरेडी हम लोगों ने करी रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।